जय हिंद दोस्तों। हम लोग बिहार पीसीएस के लिए घटना चक्र 2024 को सॉल्व कर रहे हैं। इनमें हम लोगों ने प्राचीन इतिहास को पढ़ा है, फिर उसके बाद मध्यकालीन इतिहास को पढ़ा है और हम लोग आधुनिक इतिहास को पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग 200 क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 200 से देखते हैं, जो कि ये बिहार पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना चक्र 2024 का बुक है। तो चलिए देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो इसमें आपको बताना है कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था। तो ये था चंपारण। ऑप्शन नंबर बी ए सही है इसमें, चंपारण सत्याग्रह। इसमें दिया गया है कि चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 201 है कि किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो ये थे राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी सही है, राजकुमार शुक्ल थे। राजकुमार शुक्ल ने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। शुक्ल ने वर्ष 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के दौरान गांधी जी से भेंट कर उन्हें चंपारण के किसानों के शोषण की कहानी सुनाई एवं गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया। तो वे कौन थे? तो राजकुमार शुक्ल थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 202 है कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है, राजकुमार शुक्ल। फिर क्वेश्चन नंबर 203 है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों ने दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। तो चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किसने किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल थे। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, राजकुमार शुक्ल। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 204 है कि गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो ये चंपारण में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, चंपारण में सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन बिहार में प्रारंभ किया गया था। फिर इसमें दिया गया है कि उपरोक्त घटनाओं में बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह जो कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। सर्वप्रथम घटना है जो कि ये बिहार में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। ये 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों में से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चय करवा लिया कि उन्हें अपनी ज़मीन के 3/20वें भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, जो कि 3 कठिया पद्धति भी इसे कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बिहार पीसीएस के लिए। इसे 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर वर्ष 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। गांधी जी चंपारण आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे। फिर क्वेश्चन नंबर 205 है कि बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो ये था चंपारण। ऑप्शन नंबर ए सही है, चंपारण में किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 206 है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो ये महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर ए सही है, महात्मा गांधी थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 207 है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, जिसकी रचना किसने की थी? तो ये किए थे दीन बंधु मित्र। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, यानी कि नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीन बंधु मित्र हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। इसमें दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859 से 60 हुआ था। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में, संथाल विद्रोह 1855 से 56 में तथा पाबना उपद्रव जो कि ये 1873 से 76 ईस्वी में हुआ था। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। एक नील उत्पादक के 2
भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहाँ के किसान एकजुट हुए तथा उन्हें नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागानों मालिकों नील की खेती करने के लिए मजबूर किए थे तथा नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों ने दमन चक्र का सामना करना पड़ा था। सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसमें फिर उसके बाद आता है कि 1860 ईस्वी तक नील आंदोलन नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दीनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखकों द्वारा तथा जन सभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें जो है हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरीशचंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। तो चित्ररंजन दीनबंधु की जो नाटक है वह कौन सा है? तो नील दर्पण है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 208 है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो किस में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो वायकोम सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। वायकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 209 है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे, कौन थे? तो रेवंडर चार्ली एंड्रूज थे। ऑप्शन नंबर सी से इसमें रेवंडर चार्ली एंड्रूज थे। फिर इसके बाद इसमें दिया गया है कि चार्ल्स एंड्रूज जो कि ये दीनबंधु एंड्रूज सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली में प्रधानाध्यापक थे। भारतीयों ने इनका गहरा लगाव था और हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स आश्रम में गांधी जी के साथ रहे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए इन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रूज 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह गांधी जी के साथ लंदन गए थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 210 है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। ऑप्शन नंबर सी सही है, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता, जो कि ये अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना है। इस कार्यक्रम का विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस संदर्भ में गांधी जी जॉन रस्किन की पुस्तक अन टू द लास्ट से प्रभावित थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 211 है कि 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो ये हिस्सा लिए थे औद्योगिक कर्मी। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, औद्योगिक कर्मी हिस्सा लिए थे। इसमें फिर दिया गया है कि चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिक और मजदूरों के बीच बोनस बढ़ाने के लिए चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना पड़ा था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर तथा प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाहन खर्चा का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। मालिकों के द्वारा गठित ट्रिब्यूनल की इनकी बात मान ली। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
212 है कि निम्न उद्योगपतियों से कौन सा व्यक्ति सबसे लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए थे। तो ये थे जमन लाल बजाज। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, जमन लाल बजाज। ये जो कि खजांची भी रहे थे और जेल भी गए थे। सेठ जमन लाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। वह वर्ष 1930 में जेल गए। वह ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर की पदवी त्याग कर वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे। फिर इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 213 है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो ये चंपारण के किसान आंदोलन में भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर बी सही है, चंपारण। फिर इसमें दिया गया है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 214 है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। तो ये तिनकठिया पद्धति से जुड़ा था। ऑप्शन नंबर बी सही है, तिनकठिया पद्धति। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 तिनकठिया से जुड़ा था। 19वीं सदी के आरंभ में चंपारण में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करार लिया, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के आधार पर 3/20वें भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे तिनकठिया पद्धति भी कहते थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 215 है कि बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। तो ये 3/20 रखा जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही है, 3/20 रखा जाता था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 216 है कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था। तो चंपारण आंदोलन से जयप्रकाश नारायण जो कि ये संबंधित नहीं थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी और अनुग्रह नारायण सिंह ये तीनों जो कि चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, पहले इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, JB कृपलानी, महादेव देसाई, नरसिंह परेख आदि बुद्धिजीवियों ने दिया था। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से नहीं बल्कि वे कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 217 है कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह कौन संबंधित नहीं है। तो ये हैं राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर डी से इसमें सही है, राम मनोहर लोहिया, जो कि ये चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 218 है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है, स्वामी सहजानंद। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लड़ाकू संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और अंत में किसान आंदोलन के अगुआ तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के द्वारा विद्वान NG रंगा महास्वामी NG रंगा जो कि महासचिव चुने गए। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चलता रहा, जिसकी अध्यक्षता NG रंगा ने किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 219 है कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1920 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है, 1920 में हुआ था। MN जोशी, जोसेफ पेप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बम्बई में 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। लाला लाजपत राय के इसके प्रथम अध्यक्ष और दीवान चमनलाल प्रथम महासचिव बनाए गए थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 220 है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, लाला लाजपत राय थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 221 है। क्वेश्चन नंबर 221 है, कम्युनिस्ट नेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। तो कम्युनिस्ट नेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय MN रॉय थे। ऑप्शन नंबर ए सही इसमें, MN रॉय। इसमें दिया गया है कि कम्युनिस्ट नेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर लेनिन और रूसी पार्टी बोलोवेस्विक द्वारा की गई थी।
बोल्शेविक द्वारा किया गया था। M.N. राय ने लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 222 है कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था। तो यह जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। क्वेश्चन नंबर 223 है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। तो लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। तो ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है, वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना, जो कि इसका लक्ष्य था। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इस कानून द्वारा वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 224 है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? ये हुआ था रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के। ऑप्शन नंबर इसमें भी सही है, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। फिर उसके बाद आता है यह जो कि बिहार PCS के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह था। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन करवाया था। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्व जनसभा में लेफ्टिनेंट जनरल डायर ने नृशंस नरसंहार करवाया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 225 है, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1919 में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1919 में लागू किया गया था। फिर उसके बाद आता है भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभाव योजना का निर्माण करना चाहा। जिसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 226 है कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे। तो जलियांवाला बाग प्रदर्शन में क्यों जमा हुए थे? तो इसमें जो है किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी सही है, किचलू तथा सत्यपाल जो 2 क्रांतिकारी नेता थे, इनको बंदी बना लिया गया था। इसी के कारण जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे। रॉलेट एक्ट के बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार ने गांधी जी कुछ अन्य नेताओं के पंजाब में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे वहां की जनता का आक्रोश बढ़ गया। यह आक्रोश तब तक और बढ़ गया जब तक पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए लोगों ने अमृत के जलियांवाले बाग में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। इस बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्वक जनसभा में जनरल डायर ने नृत्य संहार करवाया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 227 है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्यागी थी। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड में नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा त्याग दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। दिया है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। टैगोर ने कहा कि समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे
कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है कि मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 228 है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर ने को गोली मारा गया था। तो सर ओ माइकल को गोली किसने मारा था? तो ये थे उधम सिंह। ऑप्शन नंबर डी सही है, उधम सिंह के द्वारा लंदन में सर ओ माइकल डॉयर को गोली मारा गया था। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाले बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ फ्रांसिस डायर की लंदन में हत्या कर दी गई, जिनके लिए उन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 229 है कि वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो भारतीय इतिहास से कौन सा संबंधित है? जलियांवाला बाग त्रासदी से। ऑप्शन नंबर इसमें भी सही है। 1919 भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में निहत्थी पर भीड़ पर हत्यारे डायर ने गोली चलवाकर हजारों लोगों की नृशंस करवाया था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 230 है कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ यानी क्राउड का दमन हुआ, ये जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 231 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला था? तो ये थे सरदार उधम सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही है, सरदार उधम सिंह थे। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल फ्रांसिस ओडायर को लंदन में हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 232 है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो ये थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी सही है, महात्मा गांधी थे। 23-24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष 24 नवंबर को गांधी जी थे। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन और अधिक बढ़ावा मिला। अब अंग्रेजों ने ही बड़ी सावधानी से धार्मिक मामलों से स्वयं को पृथक रखा, किंतु खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद गांधी जी ने यह अनुभव किया कि हिंदू मुस्लिम को एकजुट करने का यह स्वर्णिम अवसर है और आगे 100 वर्षों में प्राप्त नहीं हो सकता। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 233 है कि 1920 में 20 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? तो ये इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है, इलाहाबाद में हुआ था। गांधी जी ने 1920 में खिलाफत कमेटी के अंग्रेजों की हुकूमत के लिए खिलाफत असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। 19 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इसी साल को स्वीकार कर लिया और गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का अधिकार सौंपा। सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय का नेतृत्व में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 234 है कि गांधी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व से भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो कि शराब पीते थे। उस प्रदेश का क्या नाम था? तो उस प्रदेश का नाम था बिहार। ऑप्शन नंबर इसमें भी सही है, बिहार था। फिर इसके बाद आता है इसमें कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोग शराब से परहेज करने के चलते सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। अतः बिहार एवं उड़ीसा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभावों को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए ऐसे महान प्रसिद्ध लोगों की एक सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे। इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि जो कि सम्मिलित थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 235 है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो ये गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी सही है। फिर इसके बाद आता है
कि अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। दिसंबर 1919 में हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन के खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में भी प्राप्त नहीं हो सका। तदनुसार उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 236 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ये 1920 में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1920 में प्रारंभ किया था। फिर उसके बाद आता है 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधित प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। फलस्वरूप 1 अगस्त 1920 को गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 237 है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो ये 1920 में। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। पश्चिम भारत, बंगाल, उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को भूतपूर्वक सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जो कि ये न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 238 है कि किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये थे छपरा के। ऑप्शन नंबर ये सही है, छपरा के थे। ये जो कि राहुल सांस्कृत्यायन 1893 से 1993 तक 63 तक ने अपनी शिक्षा बनारस में पूर्ण की। वह वर्ष 1912 में साधु बन गए और अपना नाम बाबा रामोदार दास रख लिया। इन्होंने वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इन्होंने 6 माह की जेल भी हुई थी। यह असहयोग आंदोलन से समय छपरा में सक्रिय थे। वर्ष 1922 में ये छपरा में डीसीसी के अध्यक्ष चुने गए थे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 239 है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो ये थे चौरी चौरा। ऑप्शन नंबर ये सही, चौरी चौरा घटना थी। फिर इसमें दिया गया है कि चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहां 4 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने भीड़ ने ब्रिटिश शासन की एक पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिससे 23 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे। गांधी जी ने इस घटना की निंदा की तथा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। गांधी जी ने इस घटना को हिमालय जैसी भूल की संज्ञा दी थी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 240 है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 ही दिन बचे थे? तो वे थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी सही है, जयप्रकाश नारायण थे। तो बिहार के सारण के सिताब दियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 241 है कि 1921 में मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वह कौन सी शाखा थी? तो खिलाफत आंदोलन की। ऑप्शन नंबर ये सही है, इसमें खिलाफत आंदोलन। फिर इसमें दिया गया है कि केरल प्रांत के मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान व बेदखली को लेकर थे। जमींदार जब चाहते थे उन्हें भूमि बेदखल कर देते थे और जब चाहते थे मनमाना लगान वसूलते थे। खिलाफत आंदोलन में भी अपनी जड़ें जमा रहे थे तथा हाल ही में हो गए खिलाफत आंदोलन एवं काश्तकारों की बैठक में फ़र्क करना मुश्किल हो गया कि इस तरह के दोनों आंदोलन एक दूसरे से समा गए। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 242 है कि 1920 और 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जो कि क्या थे, वे अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता था। ऑप्शन नंबर सी सही, अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता था। इसमें दिया गया है कि गांधी जी ने वर्ष 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का सफल नेतृत्व किया और वर्ष 1920 में उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार के साथ अहिंसक असहयोग न
सिर्फ वस्तुओं की बल्कि भारत में अंग्रेजों द्वारा संचालित या उनकी मदद चल रहे जैसे संस्थाएं, विधायिका, न्यायालय, कार्यालय या स्कूल का बहिष्कार भी शामिल था। इस कार्यक्रम ने देश में जोश फूंका और विदेशी शासन का फंदा काट दिया। फिर उसके बाद गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक साथ मंच पर ला दिया। गांधी जी का एक महान मानव के रूप में उदय के कृत्यों का फलस्वरूप अंग्रेजी शासकों में भय उत्पन्न होने के कारण बिहार के लोगों में जो है विश्वास उत्पन्न हुआ कि हमारी जाति ही होगी, क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों के हराने का तरीका मालूम था। गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के जरिए अन्य भारतीय नेताओं के मुकाबले गांव में निवास करने वाली देश की 90% जनता के बहुत अधिक निकट आ गए। इस प्रकार गांव में रहने वाली करोड़ों आबादी में जागृति पैदा कर दी और स्वराज की मांग को मध्यमार्गी आंदोलन के स्तर पर उठाकर देशव्यापी अदम्य जन आंदोलन के रूप में दे दिया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 243 है, साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर 20 है इसमें, सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदौली वर्ष 1928 के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। बारदौली के मेड़ता बंधुओं जो कि कल्याण जी और कुंवर जी तथा दयाल जी देसाई ने किसानों के समर्थन में वर्ष 1928 से आंदोलन चलाया। बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। पटेल के नेतृत्व ही में ही 1928 में कोई कर नहीं जो कि आंदोलन चलाया गया। ज्ञात है कि कर न अदायगी के आंदोलन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वर्ष 1922 में बारदौली से चलने का विचार बनाया गया था, लेकिन चौरी चौरा की घटना के कारण यह योजना स्थगित कर दी गई। बिहार लोक सेवा आयोग ने त्रुटिवश साराबंदी आंदोलन की तिथि 1928 के स्थान पर 1922 माना है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 244 है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी से ये केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 245 है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो ये थे चौरी चौरा कांड। ऑप्शन नंबर 20 है ये चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड में विक्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुए कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन समाप्त करने के निर्णय में अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा है कि आंदोलन हिंसक होने से बचने के लिए मैं हर एक यंत्रापूर्ण बहिष्कार यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 246 है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधित घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। तो सही क्रम को इंगित करना है। इसमें सबसे पहले हुआ था चौरी चौरा में पुलिस गोली कांड, फिर उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, फिर उसके बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन करना, फिर उसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी करना, जो कि इसमें पहला है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। फिर उसके बाद आता है 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला। कुछ पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार का किया। परिणाम स्वरूप जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई, फलतः भीड़ उत्तेजित हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुसे तो भीड़ में आग लगा दी। तो भीड़ जो है थाने में आग लगा दी। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया और आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। सरकार ने इस स्थिति को फ़ायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार कर 6 वर्षों की सज़ा दे दी गई। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
247 है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ की गवर्नर पद से त्याग दे दिया था? तो ये थे बिहार उड़ीसा के। ऑप्शन नंबर ए सही है, बिहार उड़ीसा के थे। सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा का जन्म 24 मार्च 1863 को बंगाल के बीरभूम के रायपुर में हुआ था। वह वर्ष 1908 में बंगाल के एडवोकेट जनरल नियुक्ति होने वाले प्रथम भारतीय थे। वे ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें वायसराय की काउंसिल में कानूनी सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। वर्ष 1920 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हुए थे, जो कि प्रशासन में उच्च पद प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने वर्ष 1921 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 4 मार्च 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 248 है कि 1923 और 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। तो क्या कारण था? इसमें जो है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन जो कि कारण था। ऑप्शन नंबर बी सही इसमें। फिर इसके बाद आता है 1922 के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों के अभाव से बहुत क्षमतावान राष्ट्रीय युवाओं का मोह भंग हो गया। ये युवा गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट थे। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन विद्रोह के अनुसरण होकर हिंसात्मक से माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करते थे। इसी कारण यह काल भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का काल माना जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 249 है कि राजस्व दल की स्थापना असफल के बाद हुई थी। तो ये हुआ था किसकी स्थापना के बाद असफल हुआ था? तो ये असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद राजस्व पार्टी कांग्रेस जो कि ये खिलाफत राजस्व पार्टी का गठन जनवरी 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। सी आर दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी को अपने कांग्रेस को अभिन्न हिस्से के रूप में प्रसारित किया, साथ ही हिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 250 है कि स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? तो स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 250 तक देखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।